Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we were discussing about concrete. Concrete चल रहा था. Concrete में हम बात कर रहे थे properties of concrete. Property में हमने बात करी वर्केबिलिटी कंप्लीट हो गया था. स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे. स्ट्रेंथ में हम डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से फैक्टर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं. What are the different factors which affects the strength of the concrete? तो ये डिस्कशन हमारा चल रहा था. This was the discussion we were doing. इसमें काफी सारे फैक्टर कर लिए थे हमने और लास्ट फैक्टर था मेरे ख्याल से जेल स्पेस रेशियो और जेल स्पेस रेशियो के ऊपर आपको एक प्रॉब्लम भी करा दी थी. तो वन प्रॉब्लम वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड ऑन जेल स्पेस रेशियो. तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे वो. कौन सा नंबर का फैक्टर था वो? टेन. 10 फैक्टर हो गए मतलब. अगला फैक्टर द नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टर्म्ड एज the next of the factor is termed as maturity of concrete. The next of the factor is termed as maturity of concrete. तो अगला फैक्टर जो कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी. शायद अंडरलाइन नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया. अब क्या है मेच्योरिटी? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस मेच्योरिटी? ये भी बहुत पॉपुलर हो गया आजकल के टाइम पे. खूब पूछते हैं सवाल इसमें से मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट में से. देखो जब हम बात कर रहे थे क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की, जब हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ कंक्रीट. जब हमने बात करी थी क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की, हमने बोला अगर ज़्यादा टाइम के लिए क्यूरिंग करोगे स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी. फिर हमने बात करी कि अगर एज बढ़ती जाती है तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? एज की विद रिस्पेक्ट टू क्यूरिंग एंड स्ट्रेंथ. बट द टेम्परेचर ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द हाइड्रेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. जो टेम्परेचर होता है हाइड्रेशन के इनिशियल फेज में वो भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिपेंड कर जाती है दोनों के ऊपर. क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन बोथ टाइम एंड टेम्परेचर. कितने टाइम के लिए हाइड्रेशन हो रही है और कितने टेम्परेचर पे हाइड्रेशन हो रही है. तो सिर्फ अभी तक हम बात कर रहे थे टाइम की, अब हम टेम्परेचर के इफेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वो पैरामीटर जो टाइम और टेम्परेचर के इफेक्ट को इंक्लूड करा के स्ट्रेंथ बता दे, इसको हम क्या बोल देते हैं? मेच्योरिटी बोल देते हैं. तो मेच्योरिटी होती क्या है? मेच्योरिटी इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर. ये समेशन है किसके प्रोडक्ट का? टाइम एंड टेम्परेचर के प्रोडक्ट का. टाइम किसका? टाइम किसका? हाइड्रेशन का. टेम्परेचर भी किसका? हाइड्रेशन का. क्लियर चीज? सो दिस प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर फॉर द हाइड्रेशन प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मेच्योरिटी. तो जितनी ज्यादा मेच्योरिटी निकल के आएगी कंक्रीट की उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी? तो जितनी ज्यादा मेच्योरिटी निकल के आएगी कंक्रीट की उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ होगी. तो दोनों में कैसी रिलेशनशिप है? तो दोनों में कैसी रिलेशनशिप आ गई? दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गई निकल के. So there is a direct relationship between the two. क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ किसी के लिए? नहीं. तो अभी तक जो डिस्कस किया उसको मेंशन कर सकते हैं. So we'll say not only time, सिर्फ टाइम ही नहीं, not only time but temperature during the early period of hydration also influence the rate of gain of strength of concrete.
also influence the rate of gain of strength of concrete. Rate of gain of strength of concrete. Next point of reference. Next point क्या बोल रहा है? Next point says, since the strength of concrete depends on both time and temperature. Depends on both time and temperature. Depends on both time and temperature. It can be said to be function of. It can be said to be the function of summation of product of time and temperature. So since the strength of the concrete depends on both time and temperature, it can be said to be the function of summation of product of time and temperature. This summation of product of time and temperature. The summation of product of time and temperature is termed as what? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं maturity. This is technically termed as maturity. तो maturity किसके बराबर हुई? तो maturity को अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ये समेशन है किसका? प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर का. टाइम एंड टेम्परेचर का. क्लियर है? यूनिट्स क्या निकल के आ गए? तो अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स आ जाएंगे डिग्री सेल्सियस आवर और डिग्री सेल्सियस डे. तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मैच्योरिटी. इसको टेक्निकली मैच्योरिटी बोला जाता है. तो पहले तो बेसिक जानकारी लिखी, मैच्योरिटी का एक्सप्रेशन लिख के दे दिया. डन. नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया. चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नाउ द टेम्परेचर विच इज कंसीडर्ड फॉर रेफरेंस. जो टेम्परेचर को हम कंसीडर करते हैं रेफरेंस के लिए, वो टेम्परेचर वेरी करता है -10 से लेके -12 डिग्री सेल्सियस के बीच में. कहने का मतलब है ये वो टेम्परेचर है जिस तक हाइड्रेशन चल रही होती है. सो फॉर स्टैंडर्ड कंप्यूटेशन हम रेफरेंस टेम्परेचर -11 मान लेते हैं. तो -10 से लेके -12 के बीच में होता है. आप कितना मान सकते हो? -11 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब -11 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रेशन चल रही होती है. क्लियर है? तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं. सो वी कैन से हियर reference temperature for hydration. Your reference temperature of hydration is in between -10 degrees Celsius to -12 degrees Celsius, taken as -11 डिग्री सेल्सियस. तो कंप्यूटेशन के लिए आप रेफरेंस कितना ले लो? -11 ले लो. तो एवरेज वैल्यू उठा ली इसमें से, तो -11 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गई. क्लियर? नाउ द पॉइंट इज, आप किस सैंपल को फुल्ली मैच्योर्ड सैंपल मानते हो? ये तो रेफरेंस टेम्परेचर आया हाइड्रेशन के लिए. अगला ये ऑब्जेक्टिव है आपका सीधा. ये एसएससी में तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव उठा के पूछ लेगा ऐसी बात को, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं. उसी तरीके से दूसरा स्टैंडर्ड चीज आई, हम बोल सकते हैं सैंपल. We can say a sample of concrete cured at
18 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 days, 20 days से 28 days, for 28 days. So sample of concrete cured at 18 degrees Celsius and for the duration of what? 28 days. इसको मैं क्या मान लूंगा? It's taken as fully matured. Is taken as fully matured concrete. Is taken as fully matured concrete. Having maturity, अब खुद ड्राइव कर सकते हो आप. मुझे मेच्योरिटी निकालनी है उस सैंपल की जिसकी क्योरिंग करी आपने 18 डिग्री सेल्सियस पे 28 दिन के लिए. तो मेच्योरिटी कैसे निकालूं? इट इज द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर. तो टाइम कितना है? 28 दिन को कन्वर्ट कर लिया आवर्स के अंदर. रेफरेंस टेम्परेचर मेरा कितना था? -11 डिग्री सेल्सियस. -11 डिग्री सेल्सियस से कितना टेम्परेचर ऊपर आप क्योर कर रहे हो? 18 डिग्री सेल्सियस. तो 18 माइनस -11, कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू आ रही है. ये मेच्योरिटी निकल के आ गई. कितनी आई? सो इट कम्स आउट टू बी 19488 यूनिट्स डिग्री सेल्सियस आवर. हाउएवर हम स्टैंडर्ड मेच्योरिटी कितनी लेके चलते हैं? तो सैंपल वो ऊपर वाला स्टैंडर्ड है, पर हम मेच्योरिटी कितनी लेके चलते हैं? सो विल से हाउएवर द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन are done for maturity of 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर. जब सैंपल पूछेगा आप सैंपल में ये टाइम और टेम्परेचर ये बताओगे, कैलकुलेशन करोगे 19,488 निकल के आ रहा है, पर हमारा स्टैंडर्ड क्या लेके चलते हैं हम? मेच्योरिटी की वैल्यू. स्टैंडर्ड मेच्योरिटी की वैल्यू 19,800. So standard calculation will be done for the maturity of 19,800 degree Celsius per hour. तो ये कैलकुलेशन यहीं से निकल के आई है. This is coming from here. इसका मतलब हमने ये भी कंक्लूजन निकाला था कि जितना मेच्योर सैंपल होगा, more is the maturity of the sample, more is the strength of the sample. तो जैसे हमने कल रिलेशनशिप दिखाई थी किस किस के बीच में? स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में. फिर दिखाई थी स्ट्रेंथ और सीमेंट और वाटर के रेशियो के बीच में. फिर दिखाई थी स्ट्रेंथ और जेल स्पेस रेशियो के बीच में. सेम कहानी यहाँ पर है. तो हम बोलते हैं मेच्योरिटी के बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है? स्ट्रेंथ बढ़ता है. तो लो मेच्योरिटी के बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर. तो वाई एक्सिस पे हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, on y axis we have compressive strength in MPa, on x axis we have maturity. ध्यान रखना है मेच्योरिटी किसके ऊपर है? लॉग स्केल के ऊपर है. ध्यान रखना ये किसके ऊपर है? लॉग स्केल के ऊपर जा रही है. दिस इज ऑन लॉग स्केल. सो मेच्योरिटी ऑन लॉग स्केल और मल्टीप्लाई कर दिया साथ में 10⁻³ रिजल्ट डिग्री सेल्सियस आवर का. तो रिजल्ट इज ऑफ डिग्री सेल्सियस आवर. तो अगर मेच्योरिटी हम बढ़ाते जाए स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. अब मेच्योरिटी को लॉग स्केल पे क्यों डाला? कल इसका रीजन बताया था मैंने आपको. यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड द रीजन फॉर दिस. कल हमने सीमेंट वाटर रेशियो की वेरिएशन क्यों एनालाइज करी थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए? क्योंकि वो रिलेशनशिप लीनियर निकल के आ रही थी. तो कैलकुलेशन में आसान था, इंटरपोलेशन आसानी से कर सकते हो. सेम यहाँ पे मेच्योरिटी को किसके ऊपर डाल दिया? यहाँ पे मेच्योरिटी को किसके ऊपर डाल दिया? लॉग स्केल पर डाल दिया. क्यों? अब देखो रिलेशनशिप क्या आ रही है? लीनियर निकल के आ रही है. बिकॉज नाउ द रिलेशनशिप इज कमिंग आउट टू बी लीनियर. क्लियर है? डन. तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि मेच्योरिटी क्या होती है, हम स्टैंडर्ड मेच्योरिटी कितनी लेके चलते हैं वो बताया, फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की कंडीशंस क्या है वो बता दी, रेफरेंस टेम्परेचर क्या है जिस पे हाइड्रेशन होती है वो बता दिया. दैट इज बीइंग डिस्कस्ड.
उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये जो मेच्योरिटी का कंसेप्ट है, इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट ऑफ एनी अदर मेच्योरिटी। लेट अस सपोज मेरे कॉन्क्रीट का सैंपल है, वो फुल्ली मेच्योर नहीं है, उसकी मेच्योरिटी तो कुछ और है। मुझे किसकी मेच्योरिटी पता है? आई नो द मेच्योरिटी ऑफ व्हाट? आई नो द मेच्योरिटी ऑफ व्हाट? फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल। मुझे मेच्योरिटी फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की पता है। आपके पास जो कंक्रीट है वो फुल्ली मेच्योर्ड नहीं है, तो आप इन दोनों कंक्रीट के सैंपल की स्ट्रेंथ को आपस में रिलेट कर सकते हो। तो फायदा मिल गया हमें। कैसे भी आगे सवाल कराऊंगा समझ में आ जाएगी बात। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की मेच्योरिटी पता है 19,800। मेरा जो कंक्रीट है भैया वो पूरी मेच्योर हुआ ही नहीं, वो तो पार्शियली मेच्योर्ड है, कुछ भी हो सकती है उसकी मेच्योरिटी XYZ। कैसे निकालते हैं? निकाल के बता दिया ऊपर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पार्शियली मेच्योर्ड कंक्रीट सैंपल की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसके टर्म में? फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट सैंपल की स्ट्रेंथ के टर्म्स पे। कैसे रिलेशनशिप है हमारे पास, तो उस रिलेशन के ऊपर भी आपका सवाल बन जाता है। तो जहां रिलेशन आ गई प्रॉब्लम बना के दे देगा। तो अगला पॉइंट लिखा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। सो वी कैन से व्हाट? So we can say the maturity concept. The maturity concept is useful. The maturity concept is useful for estimating the strength. For estimating the strength of concrete. Strength of concrete at any other maturity. At any other maturity. At any other maturity. As percentage of strength of concrete. As percentage of strength of concrete of known maturity. As percentage of strength of concrete of known maturity. तो मैंने तो बस स्टेटमेंट लिखी जो मैंने बताई थी। अब कैसे रिलेट कर सकते हो? सो आई कैन से स्ट्रेंथ एट एनी मेच्योरिटी। स्ट्रेंथ किसी भी मेच्योरिटी पे, तो स्ट्रेंथ एट एनी मेच्योरिटी एज परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ एट मेच्योरिटी ऑफ 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर। किसकी मेच्योरिटी होती है ये तो फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की मेच्योरिटी होती है। सो स्ट्रेंथ एट एनी मेच्योरिटी एज द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ एट मेच्योरिटी ऑफ 19,800 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी? आपको परसेंटेज निकल के आएगी। तो आगे जो भी एक्सप्रेशन दूंगा वो आपको परसेंटेज निकाल के देगा। जैसे 50 वैल्यू आई, 50 वैल्यू आई, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ 50% है किसके सामने? आपका जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ 50% है किसके सामने? फुली मेच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ के सामने। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू A प्लस B log 10, जो भी आपके सैंपल की मेच्योरिटी है, डिवाइड बाय 1000। So divide by 10 raised to power 3. So with the help of this relationship you can find what? आप किसी भी मेच्योरिटी वाले सैंपल की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, पर किसके टर्म में निकल के आई है? फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल के टर्म में निकल के आई है। अब बात रही ए और बी की। ये कांस्टेंट्स हैं ए एंड बी, वो अलग से बता देता हूँ। कांस्टेंट ए और बी, ये तो डब्बा डालो इसके ऊपर। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स A and B, the value of constants A and B depends on the strength level of concrete. Strength level of concrete as follows. तो जो वैल्यू है हमारे A और B की वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर। कैसे डिपेंड कर जाती है? लो, ये वैल्यू सवाल में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज,
स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज एट 18 डिग्री सेल्सियस। मेच्योरिटी कितनी है? मेच्योरिटी है 19,800 डिग्री सेल्सियस पर आवर। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? एमपीए। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी। तो स्ट्रेंथ अगर 17.5 से कम है, स्ट्रेंथ 17.5 से 35 के बीच में है, 35 से लेके 52.5 के बीच में है, और 52.5 से लेके 70 के बीच में। ए की वैल्यू 10, 21, 32, 42। बी की वैल्यू 68, 61, 54, 46.5। डब्बा बंद करो। ये ए और बी की वैल्यू बता दी आपको। तो आप किसी भी कॉन्क्रीट सैंपल की स्ट्रेंथ रिलेट कर सकते हो विद दैट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड सैंपल विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप की मदद से। एग्जाम में ए बी की वैल्यू याद रखना होगा या प्रोवाइडेड होगा? पता नहीं, एग्जामिनर मुझसे पूछ के बनाता ही नहीं है सवाल। 17.5 क्या है ये पढ़ो ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है। मतलब टेबल भी पढ़ने में दिक्कत है कि 17.5 क्या है। लिखा तो है ऊपर, डिस्क्राइब किया तो है। स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज एट 18 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेंथ की फिर यूनिट लिखी एमपी है, तो स्ट्रेंथ की वैल्यू डाली हुई ना ये। और जिस सैंपल की स्ट्रेंथ की वैल्यू है उसकी मेच्योरिटी लिखी हुई है, फिर बोल रहा है 17.5 क्या है ये। तो सवाल पूछते हैं मस्त मस्त। अब एग्जाम में क्या वैल्यू देगा मुझे जरा ये बताना, एक बार सोच के बताना तसल्ली से। एग्जाम में ये वैल्यू गिवन होगी या नहीं होगी, ये मुझे कैसे पता? या मुझे क्या, किसी को भी कैसे पता? मेरे को बस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, पढ़ा रहा हूँ मैं। जिस चीज का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। बाकी अगर देख लो कोई मार्केट में हो जिसके बाद एक्सपीरियंस हो, पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या नहीं आता। बहुत लोग मिल जाएंगे जो बताते हैं पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता। बस उनको तभी पता नहीं चला जब वो पेपर देने गए थे। दिक्कत बस ये है, उनको बस ये चीज तभी पता नहीं चलती जब वो खुद पेपर देने जाते हैं। बाकी सब पता, बाकी आगे पीछे पेपरों को बता देंगे, जब वो खुद पेपर देने जाते हैं तब पता नहीं चलता उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। तो ये तो हमने स्ट्रेंथ को रिलेट कर दिया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी स्ट्रेंथ। एक पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट तो भैया और क्लैरिटी से लिख दिया। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ द स्ट्रेंथ, next point says if the strength at given maturity, if the strength at given maturity is known, if the strength at the given maturity is known, then the number of days, then the number of days required, then the number of days required to reach, number of days required to reach the same strength,
required to reach the same strength at any other temperature. So the strength at given maturity is known. Then the number of days required to reach the same strength at any other temperature is given by. अब देख लो ये दूसरा कंसेप्ट मतलब दूसरा सवाल, इसके ऊपर भी सवाल बना के देगा आपको। अभी क्या लिखा मैंने, अगर आपको स्ट्रेंथ पता है किसी भी एक गिवन मैच्योरिटी पे, एट एनी गिवन मैच्योरिटी द स्ट्रेंथ इज नोन टू यू, इतनी ही स्ट्रेंथ आप कितने दिनों में अटेन करोगे, इतनी ही स्ट्रेंथ आप कितने दिनों में अटेन करोगे किसी और टेम्परेचर पे, ये आप निकाल सकते हो मैथमेटिकली। तो इतनी ही स्ट्रेंथ आप कितने दिनों में अटेन करोगे, यानी ड्यूरेशन निकालनी है, टाइम निकालना है डेज के अंदर। सो टाइम निकालना है डेज के अंदर, so this will be equal to maturity. So this will be equal to maturity divide by 24 किसी और टेम्परेचर पे, T रेफरेंस टेम्परेचर कितना है हमारा -11, ध्यान रखना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जाएगा। सो T is temperature in degree Celsius. So T is the temperature in degree Celsius. So T is the temperature in degree Celsius. तो अब ये एम्पेरिकल रिलेशन क्या बताएगी आपको, ये रिलेशनशिप मुझे टाइम निकाल के देगी जो आपको लगेंगे किसी दूसरे टेम्परेचर पे सेम स्ट्रेंथ अटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू अटेन द सेम स्ट्रेंथ। तो ये दो अलग अलग सवाल बन के आते हैं मेच्योरिटी के ऊपर। तो इसका मतलब पहली प्रोफाइल क्या मिलेगी सवाल होगी, वो मेच्योरिटी पूछेगा आपसे, बोलेगा मेच्योरिटी बता दो, ये रही मेच्योरिटी हमारी। फिर जब आप मेच्योरिटी निकाल लोगे आपसे इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ पूछेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। फिर आपको बोलेगा कि आपका जो सैंपल था जिसकी मेच्योरिटी गिवन थी, वो ये सेम स्ट्रेंथ कितने दिनों में अटेन कर लेगा किसी और टेम्परेचर पे। तो ये तीन कंसेप्ट बनते हैं मेच्योरिटी के ऊपर। दीज आर द थ्री डिफरेंट कंसेप्ट्स इन मेच्योरिटी। नोटेड, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया है। अब करना है सवाल इसके ऊपर। 4 चलो देखो सवाल करो इसके ऊपर, रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। प्रॉब्लम सेज, जब प्रॉब्लम पढ़ोगे रिलेट कर पाओगे कि प्रैक्टिकली इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें। When you read the problem, you will able to analyze that all these parameters are required in the practical analysis also. The strength of the sample, of fully matured concrete is found to be 40 MPa, to be found 40 MPa. Next, find the strength of identical concrete. Find the strength of identical concrete at age of 7 days, when cured at an average temperature during
day at 20 degrees Celsius and night at 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पहले कंसेप्ट के ऊपर सवाल। दिस प्रॉब्लम इज ऑन फर्स्ट कंसेप्ट। अब क्या बोल रहा है? The strength of the sample of a fully matured concrete is found to be 40 MPa। तो fully matured concrete की आपको स्ट्रेंथ दे रखी है। आपके पास जो कंक्रीट है उसकी मेच्योरिटी कुछ और है, बोल रहा है उसकी स्ट्रेंथ बताओ इसके कंपैरिजन में कितनी होगी। निकाल सकते हैं, पीछे परसेंटेज पता होती है ना हमें। तो पहले तो आपका जो गिवन सैंपल है उसकी पहले मेच्योरिटी निकाल लो। तो निकालो पहले मेच्योरिटी। तो आपका जो आइडेंटिकल कंक्रीट सैंपल है पहले उसकी मेच्योरिटी निकालते हैं। क्या होती है मेच्योरिटी? तो बोलेंगे मेच्योरिटी इज इक्वल टू, मेच्योरिटी m इज इक्वल टू समेशन प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम। सो प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे इसने चेंज कर दिया क्या बोल के कि दिन में अलग टाइम पे क्योर कर रहा है, रात में अलग टाइम पे क्योर कर रहा है। तो ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में मुझे इसको। तो ब्रेक करते दो पार्ट में। तो 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए 12 घंटे। तो 7 दिन के लिए दिन के 12 घंटे, ये मान लिया कि दिन के 12 घंटे रात के 12 घंटे। तो 7 दिन दिन के 12 घंटे टाइम आ गया। कितने टेम्परेचर पे क्यूरिंग करी? 12 माइनस माइनस 11। इसका मतलब रेफरेंस टेम्परेचर से कितने डिग्री सेल्सियस ऊपर? 31 डिग्री सेल्सियस ऊपर। और फिर 7 दिन 12 रातों के लिए कितने टेम्परेचर पे क्यूरिंग करी? रेफरेंस टेम्परेचर से 21 डिग्री सेल्सियस ऊपर क्यूरिंग करी। तो ये तो आपके कंक्रीट के सैंपल की मेच्योरिटी आई। पहले तो मेच्योरिटी कैलकुलेट करी, कितनी आई मेच्योरिटी? 4368 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ है 40। आपका जो कंक्रीट है उसकी मेच्योरिटी है 4638। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस कंक्रीट के सैंपल की स्ट्रेंथ पिछले वाले यानी फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। कहां गई है? तो निकाल लो। तो अगर इस रिलेशन को यूज करूं मैं, सो आई विल से परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ, percentage of strength of this concrete, percentage of strength of this concrete, percentage of strength of this concrete with respect to, with respect to strength of concrete, with respect to strength of concrete of maturity how much? With respect to strength of concrete of maturity 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर। So percentage of strength of this concrete with respect to the strength of concrete of full maturity कैसे निकालेंगे? This is equal to A plus B log 10 maturity divide by what? 1000। अब A और B की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? आपके फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस सवाल में नहीं दे रखा A और B, आपको पता होना चाहिए। तो फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ 40 MPa है। पीछे गए टेबल में 40 MPa तीसरी रेंज में आ रहा है। A कितना है? 32, B कितना है? 54। उठा के डाल दो एक्सप्रेशन में। A 32, B 54 लॉग आपके सैंपल की मेच्योरिटी कितनी है? 4368 डिवाइड बाय 1000। निकाल लो ये परसेंटेज कितनी आ रही है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट दिस परसेंटेज। 66.57। इसका मतलब स्ट्रेंथ निकल के आ गई। सो आई विल से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट at 7 days will be how much? 66.57% of 40 MPa। तो 66.57 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। निकाल लो उसका 60%। 60 यानी कितना हो गया? 230 तो हो गया इसका। 80/3 तो 26.63 MP। So how to apply that concept, उसका एक एग्जांपल देख लिया।
डन, क्लियर है? तो जो पहला कंसेप्ट बताया था, पहला और दूसरा कंसेप्ट, एक तो मैच्योरिटी भी कैलकुलेट कर ली पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में क्या निकाल लिया, दूसरे पार्ट में उसकी स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन भी करके दे दी। अब एक तीसरा कंसेप्ट बचा हुआ है कि कितने टाइम में आपको सेम स्ट्रेंथ मिल जाएगी, इन व्हाट टाइम यू विल बी गेटिंग द सेम स्ट्रेंथ एट एनी अदर टेम्परेचर। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम सेज lab experiment conducted lab experiment conducted on a particular mix showed a strength of 30 MPa, for fully matured concrete, तो एक फुल्ली मैच्योर्ड सैंपल है कंक्रीट का, उसकी आपने स्ट्रेंथ निकाल ली, 30 MPa निकल के आती है। फाइंड वेदर formwork can be removed for an identical concrete placed at other place. Find whether formwork can be removed for an identical concrete placed at other place at age of 15 days. And temperature of 5 degrees Celsius. If concrete is likely to be subjected to stripping stress of 25 MPa. If the concrete is likely to be subjected to the stripping stress of 25 MPa. Second part, also compute time required to reach same strength. Level as was observed in the lab. जैसा लैब में ऑब्जर्व हुआ था। रीड दी प्रॉब्लम, देखो क्या पूछा। देखो अब सवाल में क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। बोला लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हमने। जब लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ आई 30 MPa। अब लैब है आपकी, लेट अस सपोज लैब है आपकी जम्मू में,
तो जम्मू में आपने अपने कॉलेज की लैब में टेस्ट परफॉर्म किया, स्ट्रेंथ आई कंक्रीट के ऊपर, लेट सपोज आईआईटी मान लो, जो वहाँ पे आईआईटी एनआईटी है, वहाँ पे आपने टेस्ट परफॉर्म किया। जम्मू में, मेरे ख्याल से आईआईटी जम्मू है, तो जम्मू में आपने टेस्ट परफॉर्म किया, 30 एमपीए निकल के आई। अब आपकी जो ये कंक्रीट यूज हो रही है वो यूज हो रही है श्रीनगर में, वहाँ टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस अभी। अब आपने जब टेस्ट परफॉर्म किया फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल का, फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की तो मेच्योरिटी किस पे नापते हो आप? 18 डिग्री सेल्सियस और 28 दिनों पे। इसका मतलब आपके सैंपल का जो टेम्परेचर था वो तो 18 डिग्री था टेस्टिंग के टाइम पे। 28 दिन बाद आपने इसको टेस्ट किया, स्ट्रेंथ आई 30 एमपीए। अब जब इसको अप्लाई कर रहे हो आप, जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तब टेम्परेचर है 5 डिग्री, और आप ये बोल रहे हो कि मेरे को 15 दिन में क्या करना है, इस कंक्रीट से फॉर्म वर्क हटाना है। जब इस कंक्रीट से फॉर्म वर्क हटाओगे, इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस लगने वाले हैं वो कितने लगने वाले हैं? 25 एमपीए। इसका मतलब मुझे क्या एनालाइज करना पड़ेगा? मुझे ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आप 15 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस पे इस कंक्रीट के अंदर 25 एमपीए की स्ट्रेंथ डेवलप होगी या नहीं होगी। अगर डेवलप नहीं हुई आप नहीं हटा सकते फॉर्म वर्क, अगर डेवलप हो गई तो आप फॉर्म वर्क हटा सकते हो, यू कैन रिमूव द फॉर्म वर्क। इसका मतलब पहला पार्ट तो कैसा है, सेम पीछे वाला ही तो है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम जैसे पीछे करी थी। तो पहले मेच्योरिटी निकाल लो, मेच्योरिटी 15 दिन 24 घंटे, कितना टेम्परेचर है? 5 डिग्री है, रेफरेंस से कितना ऊपर है? 16 डिग्री ऊपर है बस। तो मेच्योरिटी कितनी आई इसकी? मेच्योरिटी आई 5760, 5760 डिग्री सेल्सियस आवर। तो ये तो हमारी क्या निकल के आ गई, मेच्योरिटी निकल के आ गई। अब मैं इसकी क्या निकाल लूंगा, इसकी मैं परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल लूंगा, किसके रिस्पेक्ट में? फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट के रिस्पेक्ट में। कैसे निकलती है? A+B log 10 मेच्योरिटी बाय 1000। अब तो कर लिया, अब तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ए और बी किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ए और बी किस पे डिपेंडेंट होते हैं? डिपेंड होते हैं हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ कितनी है? 30 एमपीए। तो स्ट्रेंथ है हमारी 30 एमपीए, तो स्ट्रेंथ आ गई हमारी 30 एमपीए। जब स्ट्रेंथ आई 30 एमपीए तो इस रेंज में 30 एमपीए। ए और बी कितना है? 2161। तो ए और बी आ गया 2161, तो 21 + 61 प्लस लॉग 5760 डिवाइड बाय 1000, ये परसेंटेज निकल के आ गई। कैलकुलेट दी परसेंटेज, 67.38। तो स्ट्रेंथ कितनी है हमारे कंक्रीट की 15 दिन पे? सो आई विल से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट at 15 days, it will be how much? 67.38 of 30 MPa, 67.38 परसेंटेज ऑफ 30 MPa। निकाल लो कितनी निकल के आ रही है। 21.9। बहुत बढ़िया संदीप, 21.9। कैलकुलेट नहीं करना, 21.9। किसको बेवकूफ बना रहे हो मतलब? नोट्स में तो उठा के सीधा छाप के आंसर दे दिया। अरे भाई वैल्यू बदल दी है मैंने, वैल्यू बदल दी है सवाल की, तो आंसर बदल जाता है वैल्यू के बदलने से। $20.196। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा भैया, मतलब आंसर बता के मतलब क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी 20.196 MPa, और स्ट्रिपिंग स्ट्रेसेस कितने हैं? 25 MPa। इसका मतलब क्या हुआ, 15 दिन बाद हटा नहीं सकते, तो फॉर्म वर्क कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर 15 डेज। कितने दिन बाद हटाओगे वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने दिन बाद हटाओगे फॉर्म वर्क, निकाल सकते हो? अगर इसी सवाल में चलो पूछ लिया जाए कि कितने दिनों बाद हटेगा, तो वो कैसे करूंगा? रिवर्स कैलकुलेशन लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है?
Find whether the formwork can be removed. If not, then when? If not, then when it can be removed. लो सवाल ऐड कर दिया उसी के अंदर. अगर नहीं तो फिर कब हटा सकते हो, कितने दिन बाद हटा सकते हो. तो अब मुझे क्या पता है, अब मुझे स्ट्रेंथ पता है. इसका मतलब so it cannot be removed, so less than 20 MPa, so formwork cannot be removed. Formwork cannot be removed. अब तो वो निकाल ही नहीं पाएगा, अब तो वो नोट्स में है ही नहीं. अब कैसे करोगे भाई तुम सवाल. So formwork cannot be removed. अब आंसर नहीं आएगा, देखना उसका, अब गायब हो जाएंगे सब. So formwork cannot be removed. Reason being what? क्योंकि स्ट्रेंथ हमारी 25 MPa से कम आ रही है. अब बोल रहा है फिर कब हटा सकते हो, फिर कब. सारी कैलकुलेशन रिवर्स. तो अगर सारी कैलकुलेशन रिवर्स है, इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, पहले परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ निकालूंगा. सो नाउ परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट के रिस्पेक्ट में, 25/30 इंटू 100 कितनी आ रही है, 83.33%. तो हमारा ये 83.33 विल बी इक्वल टू A प्लस B log 10 मेच्योरिटी बाय 1000. सो मेच्योरिटी बाय 1000. सो दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा था A और B, 2161. 21 प्लस 61 log 10 मेच्योरिटी बाय 10⁻3. यहां से सॉल्व करूंगा, क्या निकाल लूंगा, मेच्योरिटी निकाल लो. अब जल्दी जल्दी आंसर नहीं आ रहे, क्या चक्कर हो गया. पहले तो फुल स्टॉप लगाई, आंसर आते हैं खट 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 खट. इतने में तो सवाल नहीं पढ़ा जाता जितने में आंसर आ जाते हैं. कितना आ रहा है, सो 83.33 माइनस 21 कितना हो गया, 62 डिवाइड बाय 61, 1 पॉइंट समथिंग है. तो 1 पॉइंट समथिंग तो ले जाओ 10⁻1, 10⁻4 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए. लॉग का समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, 10514. तो 10⁻4 तो आएगा, ये तो वैसे ही दिख गया था मुझे. तो 10⁻4 यानी 10514.85. ये मेच्योरिटी आ गई डिग्री सेल्सियस आवर में. अब जब ये मेच्योरिटी आ गई हमारे पास, आई विल से दिस मेच्योरिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर. तो 10514.85 कितने दिन में चाहिए थी, नहीं दिन तो निकालने मुझे, कितने टेम्परेचर पे चाहिए थी, 5 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए थी. टाइम निकालना है तो टाइम मान लिया मैंने टी इंटू 24, 5 माइनस माइनस 11. निकाल लो ये टाइम कितना आ रहा है निकल के. तो आप फॉर्मवर्क कितने दिन में हटा सकते हो श्रीनगर में, जहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है. लैब में तो 18 डिग्री रखा हुआ था आपने. तो हम फॉर्मवर्क इतने दिनों में हटा पाएंगे. विल बी एबल टू रिमूव द फॉर्मवर्क इन दीज मेनी डेज, 27.3 डेज, यानी 28 दिन ही होगा. 28 दिन बाद ही हटा पाओगे फॉर्मवर्क का, उससे पहले नहीं हटा पाओगे. क्लियर है. लेट सपोज मेरे को फॉर्मवर्क हटाना है 15 दिनों के अंदर ही. ये कैलकुलेशन तो पहले ही कर रही ना हमने, अभी कास्टिंग थोड़ी ना करी है, अभी तो कैलकुलेशन करी है मैंने सारी बैठ के. मेरे को तो 15 दिन में हटाना है, फिर क्या करूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे श्रीनगर का. तो ऊपर जाके बल्ब जला देंगे, भट्टी जला देना श्रीनगर में जाके. तो क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे. तो जो सूरज का जो बल्ब जो लगा हुआ है आपके घर पे बटन, तो सूरज का बटन क्या करना, तेज करना.
टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहां पे, तो सर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। ये इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो जो रिमोट कंट्रोल होगा या बटन होगा आपके घर पे सूरज का, उसको बढ़ा देना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा श्रीनगर का। भाई एडमिक्सर मिलाऊंगा उसके अंदर। हाँ, ये निवेदिता ग्रेड बढ़ाएगी इसका। बढ़ाना ग्रेड, सबको डुबा के आओगे ये सब। तभी तो सरकार कभी तो प्रगति नहीं करती हमारी। क्यों इतने पीछे हैं हम हर चीज के अंदर? ये ग्रेड बढ़ा के दे देंगे, ग्रेड बढ़ा के प्रपोजल डाल के दे देगी ये, पास भी कर देंगे ऊपर वाले, उनको और नहीं पता रहता। जो ऊपर वाले हैं वो भी पास कर देंगे, हाँ नए रिक्रूट होके आए हैं, ये ग्रेड बढ़ा के डाल दो वहां पे। अरे डुबा दोगे उनको, पहले पैसा नहीं है उनके पास। ग्रेड बढ़ाएंगे। सो विल सिंपली ऐड एडमिक्सचर। भाई पीछे बता के तो आए पूरी थ्योरी, वो थ्योरी बस पेपर क्लियर करने के लिए थोड़ी बताई है, वो अप्लाई करनी पड़ती है फील्ड में, सारी प्रैक्टिकल बात है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ाना है। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ाना है, यूज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यूज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यूज हाई एल्यूमिना सीमेंट, और यूज दी एडमिक्सचर नोन एज एक्सेलरेटर। डालो एक्सेलरेटर उसके अंदर। तो ये सारे ऑप्शन है मेरे पास, क्या बढ़ाने के? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ाने के। तो जो स्ट्रेंथ 23-27 दिनों में आ रही है मेरे को, वही 15 दिनों में लेके आनी है। तो मैं एक्सेलरेट करा दूंगा प्रोसेस को। तो ये तो हमारा पहला पार्ट था सवाल का। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बोल रहा है also compute the time required to reach the same strength level as was observed in the lab। जो लैब में है, बहुत सब्जेक्ट हैं तो भाई काम भी बहुत है फील्ड में। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी जाओ फील्ड में एक बार जाके काम करो, समझ में आएगा। अभी तो पेपर पेपर ही पहला स्टेप है, काम करना तो बहुत दूर की बात है। So also compute the time required to reach the same strength। तो दूसरा कंसेप्ट पार्ट नंबर 2। सो पार्ट 2, so this is equal to maturity divide by 24 t माइनस माइनस 11। तो कितनी मेच्योरिटी है? सेम स्ट्रेंथ जो फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की है, फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की मेच्योरिटी कितनी लेके चलते हैं? 19,800। 19,800 24 5 माइनस माइनस 11। तो आपका जो सैंपल श्रीनगर में है, उसको फुल्ली मेच्योर्ड सैंपल की स्ट्रेंथ के बराबर पहुंचने में देखो कितने दिन लग जाएंगे? 52 दिन लग जाएंगे। इट विल टेक 52 डेज। तो जितनी भी चीजें बताई थी उन सबको अप्लाई करके दे दिया। वॉट एवर वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग मेच्योरिटी, ऑल द पॉइंट्स आर बीइंग अप्लाइड। नोट कर लिया सबने? ग्यारह, देखो यहाँ पर भी उल्टा, हर हर कंसेप्ट घुमा हुआ है तुम्हारा। आपको, आप 11 साल से पढ़ा रहे हो इसलिए आपको सब याद है, उल्टा बोल रहे हो, जैसे हर चीज उल्टी बोलते हो। क्योंकि याद है इसीलिए 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज भी उल्टी। इसमें तो कोई टेक्निकल चीज नहीं थी भाई, वो तो चलो टेक्निकल बातें हैं, ये चीज भी उल्टी, नॉन टेक्निकल बातें भी उल्टी। क्योंकि याद होता था इसलिए पेपर क्लियर हुआ, इसलिए फिर पढ़ाने में आया, इसलिए पढ़ा पा रहा हूं इतने टाइम तक। यहां पर भी उल्टा।
चलो बाकी बाद में करते हैं।